Welcome to the Legal Concepts with Usama. World Legal Systems LLB Part 1 Lecture Number 1। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम्स। आज हम जिस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया गया है LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम के पार्ट 1 में। यानी LLB पार्ट 1 में ये बुक जो है वो 100 मार्क्स का इसका पेपर आएगा और ये पहले 2023 के साल में इंट्रोड्यूस होने जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आइए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। याद रखिएगा, जब भी हम ग्लोबल लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमें ऐसे लीगल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, ये हमें ऐसे कानूनी हल पेश करता है जो कि किसी भी कौमी, बैनुल अक़वामी या हाइब्रिड इदारों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर लें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर लें या हाइब्रिड इंस्टीट्यूट की बात कर लें, ओवरऑल जो हमें एक ग्लोबल लीगल सिस्टम के अंदर लीगल इश्यूज़ दरपेश आते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है वो ग्लोबल लीगल सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब ये जो ग्लोबल लीगल सिस्टम होता है ये कोर्ट्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर यानी अदालतों के ऊपर, कानून के ऊपर मुश्तमिल एक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर जो है वो राइज है और इंटरनेशनली भी जो है वो ये सिस्टम जो है वो प्रीवेलेंट है। अब इसके अंदर जो है वो ये मुख्तलिफ़ कोर्ट्स को लेकर, रूल्स को लेकर अपनी तजावीज़ देता है, समात और निफाज के ऊपर जो है वो काम करता है। ये बेसिकली जो है वो इसका सोर्स है, ये ताकत का इस्तेमाल करता है, ताकत का असूल है, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनकी गवर्नेंस के लिए अगर हम बात करें तो अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद अगर इसे मज़ीद देखा जाए तो ये चंद मखसूस गिरोहों के लिए, चंद मखसूस रियासतों के लिए उनकी लाइबिलिटीज़ को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यानी कि उनकी ज़िम्मेदारियों को, उनके हकूक़ को लेकर कानून की तशरीह करता है और कानून का निफाज करता है। ये एक प्रॉपर लीगल सिस्टम है जिसके अंदर मोस्टली जो है वो लोग रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि अमली असूलों का जो है वो उनकी पैरवी करते हैं और ये मोस्टली क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़ के अंदर प्रिवेलेंट होता है। आगे है मीनिंग ऑफ लॉ। कानून का मतलब क्या है? लॉ का मतलब होता है कि ये एक ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट है, यानी किसी भी काम को लेकर एक ऐसा असूल है जिसे कि ख़ुद मुख्तार ताकत की तरफ से नाफिज किया जाता है। और कानून का जो कंसेप्ट है ये एक मुहर्रिक कंसेप्ट है, ये रुका हुआ या जामिद नहीं है, बल्कि ये माशरे में आने वाली चेंजेस के साथ साथ ख़ुद को डेवलप करता रहता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, डेरिवेशन ऑफ लॉ। लॉ वर्ड जो है वो ये एक लैटिन वर्ड यानी लातीनी लफ्ज़ लैग से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है टू रेजिस्ट, रोकना, या टू लिमिट, कम करना, महदूद करना। डेफिनेशन ऑफ लॉ की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ लॉ। HLA हार्ट लॉ की डेफिनेशन करता है कि ये सिस्टम ऑफ रूल्स है जिसे कि हम प्राइमरी सिस्टम और सेकेंडरी सिस्टम के अंदर डिवाइड करते हैं। प्राइमरी रूल ऑफ लॉ जो हैं वो ऑफिशियल्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी रूल्स हैं ये कोर्ट मैटर्स के साथ डील करते हैं। आगे डिफरेंट जूरिस्ट ने लॉ को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है। एल्पेन के मुताबिक ये एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा आर्ट है जो कि इक्विटेबल यानी मुनासिब है और गुड, अच्छा है। और ऑस्टिन के मुताबिक लॉ जो है ये ऐसे असूलों का मजमूआ है जिसे एक सुपीरियर शख्स एक इन्फीरियर यानी कि मातहत शख्स के लिए मुरतब करता है। इसके बाद सेविनी ने लॉ की डेफिनेशन की है कि ये ऐसे रूल्स हैं जो कि जिन्होंने एक इनविजिबल, ना दिखाई देने वाली बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर दी है और वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को सिक्योर करते हैं और उन्हें फ्री स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम्स। लीगल सिस्टम एक ऐसे प्रोसीजर या प्रोसेस का नाम है जो कि लॉ को इन्फोर्स करता है, यानी कि कानून को नाफिज करता है।
इसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलेबोरेट करता है और गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे गवर्निंग सिस्टम को चलाने में मुआवनत होती है। पॉइंट नंबर 6 है रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉ। कानून के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कानून के पीछे स्टेट रियासत का होना बहुत ज़रूरी है और रियासत के पीछे सोसाइटी यानी मुआशरे का होना बहुत ज़रूरी है। कानून बग़ैर रियासत के नहीं पाया जाएगा और कोई भी रियासत बग़ैर मुआशरे के बरकरार नहीं रह सकती। पॉइंट नंबर 3, स्टेट और सोसाइटी आपस में मिलकर एक लीगल ऑर्डर डेवलप करेंगी और उसके बाद फाइनली जो कानून है उसका एक पर्पस होगा। बग़ैर मकसद के कोई भी कानून नहीं होता। पॉइंट नंबर 7 है ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल सिस्टम्स। कि लीगल सिस्टम्स यानी कि कानूनी निज़ाम जो हैं उनका मकसद क्या होता है। कानूनी निज़ाम का सबसे बड़ा मकसद जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं ये ऐसे रूल्स को जो कि किसी भी सोसाइटी, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है, उसके लिए राइट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करें। यानी कि किसी भी ऐसे माशरे को या किसी भी ऐसी सोसाइटी को, चाहे हम नेशनल लेवल पे बात करें चाहे इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, उनके रूल्स को और उनकी लाइबिलिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटरमिन करने का, डिफ़ाइन करने का नाम है। इसके बाद है नेचर एंड स्कोप। अगर हम लीगल सिस्टम की नेचर की बात करें तो ये बहुत से जो है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इसकी बुनियाद है और ये इस तरह का सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम्स को कानूनी सोल्यूशन यानी कि कानूनी हल प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसका बहुत वसी स्कोप है। ये तकरीबन ओवरऑल नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे और समटाइम्स जो है वो हाइब्रिड इंस्टीट्यूशंस बनाता है। तो ये एक बड़ा वसी सिस्टम है और ये डेलिब्रेट करता है लीगल फ्रेमवर्क्स को, जिनके ज़रिए किसी भी स्टेट का लीगल सिस्टम चलाया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं मेजर लीगल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में पाए जाने वाले बड़े लीगल सिस्टम्स कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें जो है वो सिविल लॉ है, उसके बाद इनके अंदर जो है वो कॉमन या जनरल लॉ आ जाता है, फिर रिलीजियस लॉज हैं और फिर एट द एंड कस्टमरी लॉ है। तो वन बाय वन इसे भी स्टार्ट करते हैं। सिविल लॉ। सिविल लॉ ऐसे लॉज को कहा जाता है जो कि लॉज ऑफ लैंड होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर करैक्टर, यानी कि चाहे वो क्रिमिनल लॉज हैं चाहे वो सिविल लॉज हैं। उसके बाद इन्हें कोर्ट्स इन्फोर्स करती हैं और इनका जो ओरिजिन है ये ओल्ड रोमन सिविल लॉज से ड्राइव हुए हैं। इनकी आगे 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरल लॉज हैं, उसके बाद जो हैं जनरल लॉज। ऐसे लॉज को कहते हैं जो कि ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, यानी कि द लीगल रूल्स विच आर टेकन जुडिशियल नोटिस बाय कोर्ट्स। ऐसे लॉज जिनका अदालत जो है वो नोटिस ले सकती है, जिनके ऊपर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कंट्रैक्ट एक्ट है, पाकिस्तान पीनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान। तो इस तरह के लॉज जिनके ऊपर कोर्ट एक्शन लेती है ये जनरल लॉज हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो कि अपनी नेचर के अंदर, अपनी नोयत के अंदर एक्सेप्शनल होते हैं, यानी कि ऐसे लॉज जो कि जनरल लॉज से हटकर होते हैं। जैसे कि जनरल लॉज, अब पाकिस्तान पीनल कोड है, ओवरऑल ये जनरली अप्लाई होती है, जबकि जब स्पेशल लॉज की बात करेंगे, जुर्म अब क्रिमिनल में यहाँ भी हुआ है लेकिन यहाँ पे अब लॉ ऑफ प्रोहिबिशन आ गया है, गैम्बलिंग एट्सेट्रा आ गई है। तो इस तरह के जो कवानीन हैं तो फिर इनके लिए स्पेशल कवानीन लागू होंगे, ना कि इनके ऊपर जनरल कानून का इतलाक़ होगा। आगे हैं रिलीजियस लॉज। अगर हम रिलीजियस लॉज की बात करें तो एज अ लीगल सोर्स इनका जो रेफरेंस है वो हमें किसी भी रिलीजियस सिस्टम के अंदर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स को शरिया और फ़िक़ा की कवानीन डील करते हैं। इसी तरह से जूइज़म को, यहूदियत को हलाका के कवानीन और क्रिश्चियनिटी को कैनन लॉज डील करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो शरिया के कवानीन हैं इनकी बात करते हैं तो ये इस्लामिक लीगल सिस्टम है जिसके ज़रिए इन्हें गवर्न किया जाता है। सऊदीया और ईरान जैसी कंट्रीज़
जो हैं वो उनके अंदर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं शरिया के कवानीन प्रॉपरली जो हैं वो, और ये ऑल एस्पेक्ट्स में सिविल लॉ से रिलेट करते हैं, चाहे इनमें प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कंट्रैक्ट्स हैं या पब्लिक लॉज हैं। तो जहाँ पे शरिया का निफाज होगा वो एज अ सिविल लॉ लिया जाएगा उससे। आगे इलाका के कवानीन हैं जिसे कि ज्यूइज़म में जो है वो फोकियत हासिल है। तो ये जूइश सोसाइटीज़ के अंदर हलाका के कवानीन राइज हैं, लेकिन इनका एक रिजिड सिस्टम है। इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट्स के ज़रिए या डिसीजंस के ज़रिए अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ये उनके फिक्स्ड लॉज हैं। और इसके साथ साथ ये कंजर्वेटिव सिस्टम है सारा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की रद्दोबदल की या गुंजाइश की इजाज़त नहीं है। तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसके अंदर हलाका का कवानीन जो है वो प्रॉपर एज अ सिविल लॉ राइज हुआ हो। तो इसके बाद कैनन लॉज हैं, ये क्रिश्चियनिटी के लॉज हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट जो है वो बवक्ते ज़रूरत हो सकती है। रोमन कैथोलिक चर्च और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ जो हैं वो इन्हें जो है इनके ओरिजिन्स हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स चलते हैं यहाँ, और इनके अंदर चर्च की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के ज़रिए कोई ना कोई अमेंडमेंट बनाई जा सकती है। एंड पे है जी कस्टमरी लॉज। कस्टमरी लॉज ऐसे कवानीन होते हैं जिनका एक वीक लीगल सोर्स है, और ये जो है वो दूसरे स्टैट्यूट्स, दूसरे कवानीन के इन्फीरियर यानी कि मातहत होते हैं। ये टोटली कस्टम्स और कल्चर्स के ऊपर बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर रिलाई करते हैं, और ये जो है वो कुछ मखसूस लीगल प्रैक्टिसेस को लेकर जो है वो राइज होते हैं। लेट्स सपोज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ये जो है वो किसी हद तक असरअंदाज हैं। तो वहाँ हमें जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, इनकी आइनी बुनियाद मिलती है। पॉइंट नंबर 10 है सोशलिस्ट और सोवियत लीगल सिस्टम। ये एक ऐसा लीगल सिस्टम है जिसकी अगर हम तह तक जाएं, जिसकी अगर हम जड़ों तक जाएं, तो हमें सिविल लॉ लीगल सिस्टम जो है वो, और जो हमें मार्क्सिस्ट या लीनियनिस्ट जो है वो उसकी आइडियोलॉजी, तो उसका एक अमलगम यानी कि उसका एक मुरक्कब है, उससे ये जो है वो सिस्टम ड्राइव हुआ है, सोशलिस्ट सोवियत सिस्टम। यानी सिविल लॉ लीगल सिस्टम और मार्क्सिस्ट लीनियनिस्ट जो है वो आइडियोलॉजी, इन दोनों के मुरक्कब के साथ अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव या इसके नज़रिए की बात करें, तो ये स्टेट ओनरशिप को लेकर बात करता है, प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर बात नहीं करता, ओवरऑल स्टेट ओनरशिप के ऊपर बात करता है। इसमें सोशलिस्ट लॉ जो है वो रशिया में रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, और सोवियत यूनियन में जो है वो 1920 के बाद पावर ऑफ कम्युनिज़म के ज़रिए से ये जो है वो मशहूर हुआ, काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद जो है वो यही दो मेन डोमिनेटेड गवर्नमेंट्स हैं जिनके ज़रिए सोशलिस्ट लॉज जो हैं वो चलते हैं। मोस्टली वर्ल्ड वार 2 के बाद देखा गया है इन प्रैक्टिस जो है वो चाइना, वियतनाम और क्यूबा जैसे कंट्रीज़ में है। आगे हम मूव करते हैं लीगल प्लूरलिज़म की तरफ। लीगल प्लूरलिज़म, किसी भी एक जियोग्राफिक एरिया में अगर एक से ज़ायद लीगल सिस्टम्स मौजूद हैं तो उसे हम लीगल प्लूरलिज़म का नाम देंगे। ये मोस्टली ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम के अंदर ज़्यादा कॉमन थे, और इनकी फ़र्दर डेवलपमेंट को लेकर जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं वो ये हैं कि समटाइम्स जो है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस वगैरह के मैटर्स को लेकर कॉमन लॉ की तरफ जाना पड़ता है, और अदर इश्यूज़ जैसा कि फैमिली इश्यूज़ या मैरिज लाइक इश्यूज़ जो हैं वो या मैटर्स हैं, उन्हें लेकर हमें ट्रेडिशनल लॉज की तरफ जाना पड़ता है। इसकी एग्जांपल कोट करूँगा, इंडिया के अंदर जो है वो मुस्लिम्स के लिए स्पेशल सेपरेट कोर्ट्स हैं, जिसे कि वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ से मुतल्लिका मामलात को लेकर मुस्लिम कोर्ट से रजू करते हैं। तो ये लीगल प्लूरलिज़म का कंसेप्ट है, क्योंकि एट अ सेम टाइम वहाँ पे सिविल लॉ भी जो है वो राइज है, और उसके साथ साथ मुस्लिम लॉज भी मुस्लिम कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 12 लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और नेसेसरी बात है कि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए एक प्रॉपर लीगल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक रियासत का और डेवलपिंग कम्युनिटी का और जो है वो इंसानों का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो बड़ा हेल्पफुल है। इसके बाद इसका जो काम है वो ये राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो उन्हें डिटरमाइन करता है,
और मोस्टली जो रियासतें हैं उनके लीगल सिस्टम जो हैं वो कस्टमरी, सिविल या रिलीजियस लॉज के ज़रिए चलते हैं। लीगल सिस्टम्स जो हैं वो किसी भी जदीद रियासत को प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी गवर्नेंस को बेहतरीन तरीके से चला सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग द लीगल कंसेप्ट्स विद उसामा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।